नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ईरान की जंग की जो तस्वीर सामने है इस वक्त दुनिया के, उसमें कहीं से भी शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। सीज फायर को लेकर, जंग में डील को लेकर दूसरे दौर की बातचीत तो होनी है, लेकिन दुनिया बहुत आशंकित है, इस जंग से बहुत डरी हुई है और हालात भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की गुंडागर्दी की वजह से दुनिया पर वैश्विक मंदी के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बहुत पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब दुनिया को विकास की जरूरत थी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिद की वेदी पर वैश्विक शांति की बलि चढ़ा दी, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ा दी। ट्रंप के अहंकार की वजह से अमेरिकी सेना का ईरान को युद्ध के मैदान में धकेलने का नतीजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। जिस होर्मुज से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है, आज वहां सन्नाटा है, दो नाकेबंदी है। अमेरिका के ब्लॉकेड से पहले कुछ शिप्स निकल भी रही थी, लेकिन अमेरिका की नाकेबंदी के बाद यहां से जहाजों का गुजरना बिल्कुल खत्म हो चुका है। ईरान की होर्मुज में नाकेबंदी और गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी ताकत का सनकी भरा प्रदर्शन, यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक नस दबाने की तैयारी है, जिसे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था चोक कर जाए। नतीजा क्या हुआ है? पूरी दुनिया पर मंदी का साया मंडराने लगा है और कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। यह बात डंके की चोट पर कह सकता हूं। सच तो यह है कि एक व्यक्ति की जिद पूरी दुनिया की मुसीबत बन चुकी है। जरा इल्म कीजिए, जब ईंधन नहीं होगा, तेल नहीं होगा, गैस नहीं होगा, तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? सप्लाई चेन कैसे चलेगी? थाली की रोटी कहां से आएगी? डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने पूरी दुनिया को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां करे कोई और भरे कोई वाली बात चरितार्थ हो रही है। और यकीन मानिए, अगर एक हफ्ते तक यह नाकेबंदी नहीं खुली, मैं कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं, तो यह मंदी सिर्फ आंकड़ों में नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में हाहाकार मचा देगी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि पूरी दुनिया को मिलकर अमेरिका पर दबाव बनाकर इस जंग को तुरंत खत्म करना चाहिए, वरना इसके जो रिपरकशन आ रहे हैं, इसकी जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं और उसका जो असर दिख रहा है, वो पूरी दुनिया में वैश्विक आर्थिक मंदी की सुनामी के तौर पर दिखेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। डिटेल दिखाऊंगा आपको इस खबर की और साथ ही साथ इस खबर की तह तक भी जाएंगे। दुनिया भर से मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, आर्थिक मामलों के जानकारों को जोड़ेंगे, समझेंगे इस खबर के हर पहलू को, देखेंगे इंडिया बोल रहा है में आज की सबसे बड़ी डिबेट। डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध उन्माद की वजह से दुनिया भर पर आर्थिक मंदी के काले बादल छाने लगे हैं और इस आर्थिक मंदी, इस आर्थिक सुनामी, इस तबाही का विलन कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक इंसान है, एक इंसानी जिद है, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कहते हैं, लम्हों ने खता की थी तो सदियों ने सजा पाई। ट्रंप की नीतियों ने ईरान को उस कोने में धकेल दिया जहां से उसने पूरी दुनिया की आर्थिक नस यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर रामायण के पात्र महाशक्ति बलि के पुत्र अंगद की तरह पैर जमा दिया है, जिसे सुपर पावर का टैग लेकर दहाड़ने वाले अमेरिका को भी मौका नहीं मिल रहा कि वो होर्मुज खुलवा दे। अमेरिका ने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर दिया, लेकिन होर्मुज में घुस पाना तो दूर, ट्रंप खुद ही गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड लगाकर बैठ गए। ट्रंप की गुंडागर्दी ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में झोंकने की तैयारी कर दी है। यह खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बहुत गंभीर है। वो पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जिसमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और उनका कुनबा नहीं आता है। अब आप पूछेंगे, मिडिल ईस्ट जंग से दुनिया को नुकसान कैसा है? तो यह भी सुन लीजिए। आपको पता है ये बात अब कि होर्मुज से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान और अमेरिका के ब्लॉकेड से सप्लाई चेन टूट गई है। ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल है। वैश्विक जीडीपी पर गंभीर असर हो रहा है।
युद्ध की वजह से 2026 में वैश्विक विकास दर 3.4 से घटाकर 3.1 कर दिया गया है। जंग के कारण कई देशों में मंदी का खतरा बढ़ने लगा है। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, जब तेल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, खेती, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री सब ठप होने लगती है। कंपनियां छटनी शुरू कर देती हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो जाता है। दुनिया पहले ही महामारी और युद्धों के जख्म झेल रही थी और उस पर से ट्रंप की जिद ने मंदी के इस घाव पर नमक और मिर्च छिड़कने का काम किया है। जंग से एशिया के कई देश ज्यादा दबाव में हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सप्लाई चेन संकटों से जूझ रहा है। किसान लागत और निर्यात संकट से जूझ रहे हैं। टूरिज्म गिरने से होटल मालिक परेशान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑर्डर उत्पादन में गिरावट है। जंग की वजह से कई सेक्टर में रोजगार के संकट भी पैदा होने लगे हैं। युद्ध से ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसे प्रभावित हो रहा है, यह भी देख लीजिए। एशिया में ट्रक, जहाज और विमान प्रभावित होने लगे हैं। मार्च में दुनिया भर में 92,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। युद्ध का सबसे ज्यादा असर एशिया प्रशांत इलाके में दिख रहा है। मिडिल ईस्ट के रास्ते उड़ान भरने वाली एयरलाइंस ने उड़ानें रोक दी हैं। दुबई जैसे बड़े हब के लिए उड़ानें तुरंत रोक दी गई हैं। जेट फ्यूल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। मलेशिया की बाटिक एयर ने 35% उड़ानों को कम करने का फैसला किया है। अब एक और पहलू पर आ जाइए। फैक्ट्रियां, जहां से लोअर मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास अपना काम चलाता है, कच्चे माल की किल्लत होने लगी है। फैक्ट्री के काम में किस तरीके से बाधा पड़ रही है, यह भी जान लीजिए। ईरान जंग की वजह से फैक्ट्रियों पर संकट गहरा रहा है। कच्चे माल के लिए कंपनियां मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं। फैक्ट्रियों के पास कच्चा माल का भंडार खत्म हो रहा है। इंडोनेशिया के कई कंपनियों में उत्पादन कम हो चुकी है। गैस और सल्फर की कमी से उत्पादन में कमी है। बांग्लादेश में गारमेंट सेक्टर प्रभावित हो रही है। फैक्ट्रियों के लिए काम चलाना मुश्किल हो रहा है। जंग की वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रही है। जंग के कारण कतर में हीलियम का उत्पादन रुक गया है। हीलियम का उपयोग सेमीकंडक्टर्स के लिए चिप बनाने के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। और जो वर्किंग क्लास है, कामगार वर्ग, उनके लिए गैस की किल्लत भारत में बहुत बड़ी दिक्कत बनती जा रही है। अब समझिए इसके पीछे का पूरा गणित। जैसा कि आपको पता है, पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में गैस होर्मुज के रास्ते से ही निकलता है। उसे ईरान ने बंद कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं किया। ईरान ने भारत को गैस देना, तेल देना जारी रखा था। इस इलाके से जो जहाज खाड़ी देशों से आ रहे थे, उसमें भारत के लिए रियायत थी, चीन के लिए भी रियायत थी। लेकिन जब से अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया, तब से यहां से एक भी जहाज नहीं निकल पा रहा। और इससे नुकसान सिर्फ ईरान को नहीं है, इससे नुकसान हर उस देश को है जो तेल के लिए, गैस के लिए, हीलियम के लिए, उर्वरक के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करता है। ईरान की मजबूरी थी कि ईरान के पास होर्मुज के अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो अमेरिका को आड़े हाथों ले सके, इसलिए उसने होर्मुज बंद किया, लेकिन आंशिक तौर पर। उसने कहा कि यहां से वही जहाज निकलेंगे जो अमेरिका और इजराइल के दोस्त नहीं, या फिर अमेरिकी और इजरायली जहाज नहीं। तो ईरान की नाकेबंदी ने तेल की कीमतों में आग तो लगाई, लेकिन वो कंट्रोल्ड रही। भारत और चीन जैसे देश अभी तक मैनेज कर ले रहे थे। लेकिन अब एक ऐसे दौर में है जहां ट्रंप का अहंकार लोगों की खुशियों पर भारी पड़ रहा है। मंदिर सिर्फ आंकड़ों का गिरना नहीं है, ये किसी के पिता की नौकरी जाना है, किसी बच्चे की शिक्षा का रुकना है। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। यही कहानी अमेरिका की है कि पहले तो होर्मुज में ब्लॉकेड और उसके बाद अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड। अब वैश्विक मंदी की जो बात की जा रही है, उसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमत 110 से $125 पर बैरल तक जाने की आशंका है। अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति सप्लाई चेन पूरी तरीके से बाधित हो गई है, खासकर मिडिल ईस्ट में। तेल और गैस के महंगा होने से खाने पीने की चीजें, माल ढुलाई की कीमत, आवश्यक सेवाओं के दाम, सब कुछ आसमान पर जा रहे हैं। सप्लाई चेन में रुकावट है, जहाजों को लंबे रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है। शेयर बाजार में हाहाकार है। विदेशी निवेशकों ने
बाजार से पैसा खींचना शुरू कर दिया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। विकास दर कम कर दिया गया है, लेकिन महंगाई बहुत अधिक है, जिसे अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से हवाई यात्रा महंगी हो गई है। पर्यटन क्षेत्र को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है तो दूसरी मुद्राओं में रिकॉर्ड गिरावट है। आयात और निर्यात महंगा हो रहा है और महंगाई बढ़ने से आम लोगों की कमर टूट रही है। ट्रंप के अहंकार ने पूरी दुनिया को महंगाई की आग में झुलसाने की तैयारी कर ली है। इसे अमेरिका भी अछूता नहीं है। इसे बेशक डोनाल्ड ट्रंप, उनकी फैमिली, उनके दामाद, उनकी बेटी, उनके घर वाले, उनकी टीम के लोग इसे अछूते होंगे, लेकिन अमेरिका इससे अछूता नहीं है। वहां के लोग सड़क पर उतरकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान युद्ध से आर्थिक दबाव में कई देश हैं, लेकिन अब आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जिन पर मंदी का असर सबसे ज्यादा दिखने लगा है। चीन, ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार। सप्लाई चेन रुकने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दबाव में है। जीडीपी ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया मिडिल ईस्ट के तेल पर, गैस पर 90% से ज्यादा डिपेंडेंट है। होर्मुज बंद होने की वजह से ऊर्जा संकट से दो चार हो रहे हैं। जापानी उद्योगों के लिए नेफ्ता जैसे कच्चे माल की कमी, पेट्रोकेमिकल उत्पाद महंगा मिल रहा है। फिलीपींस और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जहां पर नेशनल इमरजेंसी, एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। यह इलाका मिडिल ईस्ट से 90% से अधिक तेल आपूर्ति करता है। थाईलैंड और वियतनाम में ईंधन की कमी से हाहाकार है। थाईलैंड, वियतनाम ने जेट फ्यूल और रिफाइंड ईंधन के निर्यात पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए तो जहर खाने जैसे हालात हैं। उर्वरक आयात के लिए खाड़ी देशों पर डिपेंडेंट है। युद्ध के कारण उर्वरकों की कमी है। फसलों के प्रभावित होने की आशंका है। किसान डरा हुआ है और खाद्य संकट का भी डर है। बांग्लादेश में फैब्रिक जो उद्योग है, कपड़ा उद्योग, वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। कच्चे तेल की कमी, कच्चे माल की कमी, माल ढुलाई में ज्यादा लागत बांग्लादेश को अंदर से तोड़ रहा है। भारत के अंदर भी बड़ी मात्रा में कामगारों को जो सस्ते दौर में किलो 2 किलो गैस लोकल मार्केट से खरीदते हैं, उनके लिए भी परेशानियां सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर समय रहते दुनिया की ताकतों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप पर नकेल नहीं कसी, अमेरिका ने ईरान के साथ कूटनीति का रास्ता नहीं चुना, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया आर्थिक मंदी का शिकार होगी और हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद इतिहास डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे विलेन के तौर पर याद करेगी जिसने अपनी जिद को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी के एक लंबे और अंधेरे दौर में धकेला। तो क्या दुनिया एकजुट होकर अमेरिका के सन की तानाशाही मानसिकता वाले राष्ट्रपति पर नकेल लगा पाएगी? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर ए.के. पाशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शरद कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता दें, उसके बाद पैनल पर वापस लौटेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है और अच्छी खबर नहीं है। उपराष्ट्रपति जेडी वांस का पाकिस्तानी दौरा टाल दिया गया है। पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाले थे जेडी वांस, लेकिन ये दौरा टाल दिया गया है। और जब मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं तो इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत अब शायद खटाई में पड़ चुकी है और ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, दुनिया के अलग अलग देशों के लिए अच्छी खबर नहीं है। वापस लौटते हैं पैनल पर। सबसे पहले शरद कोहली जी के पास जाएंगे। शरद कोहली जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, डोनाल्ड ट्रंप के कारनामे की वजह से वैश्विक आर्थिक सिचुएशन पर क्या इंपैक्ट है और इसका कितना बड़ा नुकसान और कितने समय तक होने जा रहा है, और हम किस फेज में खड़े हैं इस वक्त पूरी दुनिया के लिहाज से? नमस्कार विवेक, आपको और मेरे सह पैनलिस्ट और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। डोनाल्ड जीजस ट्रंप, वैसे डोनाल्ड जे ट्रंप लिखते हैं, वो जॉन ट्रंप है। जीजस ट्रंप ही लिखा जाना चाहिए, बात सही कह रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा, या मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने खुद एक पोस्ट डाली थी और फिर उसको डिलीट करी।
तो जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ये भूल गए कि ये वो भगवान बनने लायक हैं या नहीं। पहले ये चेक कर लें। भगवान अपने आप को कह देना आसान है, परंतु उसकी तरह व्यवहार करना। 2016 से लेकर 2020 तक इस व्यक्ति ने अपने पहले कार्यकाल में 30,573 झूठ बोले। 6 झूठ प्रतिदिन बोले, दूसरे साल में 16 झूठ प्रतिदिन बोले, तीसरे साल में 22 झूठ प्रतिदिन बोले, चौथे साल में 39 झूठ प्रतिदिन बोले। और अभी इस कार्यकाल की गिनती तो शायद भूल ही गए हैं। जो जो हिसाब किताब रखता है, वॉशिंगटन पोस्ट रखता होगा, शायद उसको गिनती करना मुश्किल हो जाएगा कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक आदमी की वजह से पूरा का पूरा विश्व परेशान है। जैसा कि आपने बताया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। दूर दराज देश भी इस समस्या से इस समय जूझ रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल एनर्जी, ना केवल क्रूड ऑयल एनर्जी, गैस तक ये समस्या सीमित है विवेक। ये समस्या ओवरऑल आयात निर्यात, जो दो देशों के बीच में ट्रेड होता है, इसको मल्टीलेटरल बायलेटरल ट्रेड कह लीजिए, वो सब प्रभावित है। निर्यात भी प्रभावित है। शायद कम लोग जानते हैं कि भारत से जो एक्सपोर्ट किया जाता है, हम लोग अभी तक गैस, क्रूड की और इसकी बातें बहुत कर रहे हैं, पर हम ये भूल गए कि भारत से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें सब्जी और फल कितने समुद्र में फेंकने पड़े, क्योंकि बंदरगाहों पर जो पोत थे, जो समुद्री जहाज थे, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई, और ओवरऑल उनका रूट सारा का सारा बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो सारा खाद्य सामान फेंकना पड़ा। उसके अलावा भी बाकी निर्यात प्रभावित हुआ है। तो किसी एक आदमी की वजह से ना केवल उन्होंने विश्व को नुकसान किया है, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान शायद कम लोग जानते हैं कि अपने देश में किया है। 39 ट्रिलियन डॉलर का जिस देश पर कर्ज था, वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। आप और हम, मुझे याद है, एक दफे टैरिफ के लिए जुड़े थे, तो टैरिफ का गेम भी अभी भूले नहीं है। बीच बीच में जब भी मौका मिलता है, वो टैरिफ लगाने की धमकी अभी भी दे रहे हैं। इस ऐसे हालात में भी वो टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, और जबकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये पैसा रिफंड करने को कह दिया गया। और आपको मैं बता दूं, शायद कम लोगों को ये जानकारी होगी कि पैसा रिफंड करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन अप्लाई करके बिजनेसमैन के लिए शुरू कर दी गई है। अब रिफंड आने में 60 से 90 दिन लगेंगे। तो उनका जितना ये साल भर का, जनवरी से लेके और अब जब तक युद्ध शुरू हुआ, वो टैरिफ का गेम खेलते रहे, वो सारा टैरिफ का गेम पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सब वापस करना पड़ रहा है। आप सोचिए कितनी बर्बादी हुई है समय की, कितनी बर्बादी हुई। जो वो सोच रहे थे मेरी आमदनी बन रही है मेरे देश की, या ये जो भी वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और बहुत बड़ा मुझे इसमें मुनाफा होगा, देश का कर्ज कम हो जाएगा, उस पर बहुत बड़ी घात लगी है। युद्ध का जहां तक मामला है, सुबह बोलते हैं मैं युद्ध जीत गया हूं, दोपहर पे बोलते हैं मैं युद्ध जीत रहा हूं, शाम को बोलते हैं मैं हम युद्ध जीतने वाले हैं। मुझे नहीं समझ में आता इन तीनों बातों में से किस पर विश्वास किया जाए। अब तो ईरान ने भी विश्वास करना छोड़ दिया। ये जो सीज फायर की वार्ता ये जो नहीं हो पा रही है, इसका मुख्य कारण ये है, जब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था, तो आपको अपने युद्धपोत वहां से हटा लेने चाहिए थे। पीस का जो भी वार्ता होती है, वो शांतिपूर्ण वातावरण में होती है। उसमें बीच में आप धमकी देते रहे अपने अपने युद्धपोत। ये तो चिकन एंड एग प्रॉब्लम खड़ी हो गई है अब इस समय विवेक। चिकन एंड एग प्रॉब्लम ये है, वो ईरान कह रहा है कि पहले यहां से अपने युद्धपोत हटाइए, तब हम बातचीत करेंगे। ये कह रहे हैं नहीं, पहले आप कोई डील करिए, तब हम युद्धपोत हटाएंगे। तो अब तो ये पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा वाली प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप को समझना चाहिए। कभी कहते हैं मुझे उनका यूरेनियम चाहिए, कभी कहते हैं मुझे रिजीम चेंज चाहिए, कभी कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खोलना था तो वो तो युद्ध से पहले ही खुला हुआ था। इसमें एक शेक्सपियर ने प्ले लिखा विवेक, मच अडू अबाउट नथिंग। आपने इतना नुकसान पहुंचाया विश्व की अर्थव्यवस्था का, ईरान का, अपने देश का, किस लिए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। वो तो पहले ही खुला हुआ था, युद्ध से पहले तो वहां सामान्य व्यापार हो रहा था। तो मुझे लगता है कि एक मैडमैन थ्योरी अमेरिका में चल रही है मुझे, और अमेरिका में बहुत ही बातचीत चल रही है कि इनका जो है अब दिमागी चेकअप कराना चाहिए विवेक, इस सारी समस्या। और ये ट्रुथ सोशल अपना छोड़ देना, अगर ये ट्रुथ सोशल पे ये जो बयान देते हैं, मुझे लगता है आधा युद्ध तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा विवेक। ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कैप्टन श्याम कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो दुनिया भीषण आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती है, ग्लोबल रिसेशन की बात। और ये जो मैं कह रहा हूं ग्लोबल रिसेशन, तो ये बहुत हल्का वर्ड नहीं है, ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, बहुत टेरराइज कर देने वाला मामला है। अंदर तक जो खौफ जिसे कहते हैं रियल खौफ, उसको भर देने वाला मामला है। अगर ये युद्ध एक हफ्ते तक, आप ज्यादा दिन छोड़िए, एक हफ्ते और ले लीजिए, अगर नेवल ब्लॉकेड अमेरिका का लगा रहा, होर्मुज में ईरान का लगा रहा, तो एक हफ्ते के बाद की स्थिति आप देखिएगा दुनिया कैसे त्राहिमाम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वरुणा, ये बात सही है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक सुनामी की सिचुएशन बनी है,
और ये लंबी चलेगी, और इसलिए चलेगी क्योंकि अभी शायद इमीडिएट जो इसकी जो कुछ जो कंट्री स्ट्रेंथ रखते हैं वो तो इसको झेल रहे हैं, और जो नहीं रखते वो प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं जो किचन तक और रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को प्रभावित कर रहा है। और ये भी मान के चलें कि एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि ट्रंप के कारण ये सब हुआ, तो ये एक डिबेटेबल मामला बन जाता है कि क्यों आए ट्रंप। अगर हम बात करें रॉकेट की और बात करें कि मंशा क्या थी, तो बहुत क्लियर है कि 7 अक्टूबर 23 से पहले जो भी चल रहा था हमास के अटैक से पहले, वो एक प्रोग्रेसिव स्टेट के साथ मिडिल ईस्ट 40,000 सैनिकों के साथ अपनी कई बेसों के साथ अमेरिका अपनी हिसाब से चल रहा था। कुछ डिस्कंटल्ड लोगों ने हमास के, मैं फिर भी कहता हूं उससे मैं यही कहा था, कुछ डिस्कंटल्ड हमास के लोगों ने इजराइल को प्रोवोक कर दिया और ये मामला बिगड़ गया। वरना ये 6 कंट्री जीसीसी और मिडिल ईस्ट पूरा प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा था। मैं तब से यही लगातार 4 साल से ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं कि डिस्टर्ब कर दिया गया उसको। कई कारण थे, IQ-2 बन रहा था, मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जा रहा था, हमारा वेरेंजम पोर्ट की बात कर रहे हैं शशि थरूर, बेकार हो गया। हाइफा पोर्ट तक हम मिडिल ईस्ट चले जाते। सऊदी अरबिया, जॉर्डन, टर्की कभी कुछ नहीं बोलता, ये अपना मिस्र कुछ नहीं बोलता, और सारे के सारे कंट्री एक साथ चल रहे थे, काफी कुछ चल रहा था अच्छी तरह से। लेकिन ईरान का वर्चस्व और खलीफा का जो तरीका, और पाकिस्तान, टर्की और ईरान में से कौन बनेगा उस एरिया का बादशाह, तो अंदर में तो बहुत सारी हलचल मची हुई थी पिछले 3-4 सालों से। और वो बाइडेन के टाइम से, जब वो अफगानिस्तान से निकले, तब से जो अंदर की बातें हैं कोई समझता नहीं, इसलिए सब ट्रंप को बराबर ये कह रहे हैं। ट्रंप ने तो बाइडेन की लाइन टोकी है, अमेरिका की लाइन टोकी है एक्चुअली, क्योंकि उनके पहले बहुत कुछ तैयारी की गई यहाँ पे जो ईरान के खिलाफ थी, और ईरान लगातार उसको काउंटर मेजर कर रहा था। जो लोग इसको पढ़ेंगे वो समझेंगे कि 4 सालों में हुआ क्या क्या गल्फ में। आखिर गल्फ कंट्री के लोग चुप क्यों बैठे हैं, 6 के 6 क्यों नहीं अटैक करते, डिप्लोमेटिकली चुप है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ चुपचाप बैठे हैं। तो ये सब इसलिए हुआ कि कोई मंशा थी जिसके लिए अमेरिका आ गया। आने के बाद उसको पता था, उसने ल्यूर किया, अट्रैक्ट करके फंसाया उसको पासा, और स्ट्रेट हार्मस को क्लोज करवा दिया ताकि विश्व का ध्यान आ जाए। और उसके बाद मारने लगा, मारने के बाद अब फिर से पासा फेंक दिया कि तुम हटो, नहीं तो फिर से मैं आऊंगा। वो नहीं हटेगा। उसने क्या किया, सेलेक्टिव ट्रीटमेंट इन स्टेट ऑफ हार्मस। कौन आएगा, किधर से आएगा, किसको मैं सर्च करूंगा, नहीं करूंगा। लीगल तो नहीं बोला, लेकिन अपने इंटरनेशनल वाटर में टेरिटोरियल वाटर का क्लेम करके उसने सेलेक्टिव ट्रीटमेंट कर दिया। कोई वॉरशिप नहीं जा सकता अंदर, तो बहुत सारी चीजें आ गई ना। तो ईरान ने एक तरह से रोक दिया। जब इसको रोक दिया तो ब्लॉकेट करके उसने उसको कहा कि तुम हटो यहां से। और बाय द वे ब्लॉकेट पूरी तरह से इफेक्टिव है, कुछ नहीं कर सकता ईरान। मैं नेवल वॉरफेयर की बात करूं, कुछ नहीं कर पाएगा। तो बैड न्यूज ये है विवेक कि अभी ये मुश्किलात है। मुझे पूरी तरह से मालूम था कि जेडी वैंस वहां नहीं जाएंगे। अब आप कहोगे, आपके चैनल पे मैं कह चुका हूं कि ये नहीं होगी वार्ता, ये झूठ मूठ का बहाना है। जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे फुल कंट्रोल अमेरिका नहीं ले लेगा, तब तक ये वॉर नहीं रुकेगा। ईरान का रिजीम चेंज, एनिलेशन, मर्जिंग, मिसाइल वेजिंग कैपेसिटी, ड्रोन को मारना, ये सब तो एक दूसरा स्टेप ऑफ प्रोसीजर्स है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। अमेरिका पूरी उम्र जंग लड़ता रहा है, ताउम्र जंग लड़े, रोज जंग लड़े, सुबह लड़े, शाम लड़े, दोपहर लड़े, रात लड़े, अर्ली मॉर्निंग लड़े, सुबह 4 बजे लड़े। हमें से कोई ऐतराज़ नहीं है। जितनी लड़ाइयाँ लड़नी है आप लड़िए, लेकिन आपकी लड़ाई की वजह से अगर पूरी दुनिया को इम्पैक्ट हो रहा है, अगर एक भी बच्चे के या एक भी व्यक्ति के थाली से 2 वक्त की रोटी गायब हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप को विलेन के तौर पर देखा जाएगा। इतिहास माफ नहीं करेगा इस व्यक्ति को। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, और आप बोलिएगा तो मैं पत्थर पर लिख दूंगा जो कभी मिटेगा ही नहीं। मानता हूं मैं आपकी बात। वो आप जो बात टेक्टिकल बात कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है? आपने होर्मुज खोल दिया, हमने नहीं खोला, हमने खोल दिया, आपने नहीं खोला। अरे भाई, आप बड़े हैं, आप ताकतवर हैं, आप कुछ समझदारी दिखाइए। आप अपने देश के लोगों के बारे में सोचिए, आप अपने अलाइज के बारे में सोचिए, आप क्वाड के बारे में सोचिए, आप जो है आपने G20 बना रखा उसके बारे में सोचिए, आपने नेटो बना रखा उसके बारे में सोचिए, UN के बारे में सोचिए। आप होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे ना। ये क्या मतलब हुआ कि भाई हमारी लड़ाई की वजह से अगर पूरी दुनिया को इंपैक्ट पड़ रहा है तो भाड़ में जाए दुनिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जेब में मिलियंस ऑफ डॉलर रखे हुए हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए माल कमा रहे हैं,
दुनिया कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? फिर मैं संजीव जी और पाशा जी के पास जा रहा हूँ। मैंने बहुत मैं वक्त ये लिया, मैं कहना माफी चाहता चाहूंगा हूँ कि जी। कुछ दिन तो हमें इसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि कई देश हैं जो कहते कुछ है और करते कुछ है। जब आप नहीं, बात करते हो ना इसका एडवर्स क्यों नहीं कर सकते? हम झेलने की बजाय हम सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? दुनिया के ताकतवर नहीं मुल्क पूछते। अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? यही तो अमेरिका मैं को आपसे आइसोलेट करना शुरू करें हम। इसी को तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं जी। कि अभी हिम्मत की बात नहीं है। कई कई सारी चीजें इसके पीछे की कहानी ऐसी है जिस कारण से यूरोपियन यूनियन कहता है कि हम आपका साथ नहीं देंगे, नाटो कहता है कि आपका साथ नहीं देंगे, पर फैक्ट यह है विवेक कि यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़ा है। अब आप कुछ भी कह लीजिए इसको, आप सुन लीजिए यूरोपियन यूनियन का परसों का बयान। वो कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन अपसाइड्स फिर से करेंगे, वो 15 देश के शिप्स आएंगे और वो कह रहे हैं कि थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाए, थोड़ी कंटेस्टेड वाटर न रहे तो हम पूरा का पूरा संभालेंगे वहां का दायित्व। क्या मतलब होता है इसका? जब मैं कह रहा हूं पिछले 1 महीने से कि पूरे के पूरे इटली, स्पेन, फ्रांस, ये सारे बैकग्राउंड जो बातें करते हैं, सब के सब शिप्स, उनके मिसाइल्स, उनके सबमरीन्स, किसको पता है कौन सा शिप कहां खड़ा है? केपलर की माने, यूएसएनआई की माने, अवाक्स घूम रहा ऑस्ट्रेलिया का कई दिनों से वहां पे। तो क्या कह रहे हैं हम बिना मतलब की बात? इसलिए कह रहे हैं, मैं कह रहा ठीक है, हूं मैं समझ कि गया आपकी लोग बात चुप हैं। कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर पाशा और संजीव जी का रुख करूंगा। प्रोफेसर पाशा, आपका रिएक्शन। जी, धन्यवाद। देखिए, आप जो कह रहे हैं, जो ट्रम्प कर रहे हैं, वो सही है। पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके ब्राजील और जापान से लेके साउथ अफ्रीका तक ईंधन की कमी, कीमतें बढ़ रही हैं, गैस मिल नहीं रही है और कीमतें बढ़ रहे हैं। और ये जंग जो है जानबूझ के इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने छेड़ी ईरान के ऊपर, ताकि ईरान का तेल के ऊपर कब्जा करे। देखिए, जब से ये ट्रम्प आए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट बोल के उनके स्लोगन के अंदर, वो आर्थिक स्थिति से अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। और ग्रेट इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो अमेरिका कमजोर है आर्थिक स्थिति में। उनका खर्च जो है 38 ट्रिलियन से ज्यादा हो रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो धीरे धीरे निकल के चीन दूसरी जगह चला गया है, और वो सिर्फ हथियार और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं, और उनका नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट कम होता जा रहा है, और दूसरे देश जो है डॉलर में ट्रेड कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो है वो कॉलोनियल मेंटालिटी की तरह पनामा से स्टार्ट करके कनाडा और ग्रीनलैंड और दूसरे इलाकों को कब्जा करके और डरा धमका के क्यूबा को, ईरान को हमला करके वहाँ का तेल, उन्होंने साफ कहा है ट्रम्प ने और उनके कॉमर्स सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो और उनके डिफेंस सेक्रेटरी कि हमको ईरान का तेल चाहिए। और वही मकसद से जो है ये लंबा तवील अरसे तक जंग चला के 40 दिन की, जबकि उनको हरा नहीं सके ईरान को, और ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया खाड़ी के बेसों के ऊपर और इजराइल को। तो वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद उनको पता चला कि ईरान से तेल चीन जा रहा है। असल मकसद ईरान को तेल कंट्रोल करके चीन के ऊपर दबाव डालना है, जो कि वो अगले महीने जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो है जानबूझ के ये खाड़ी का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया है। इनका असल मकसद रजीम चेंज है, जो कि वो कामयाब नहीं हुए बमबारी के बाद भी और अली खामनेई की हत्या के बाद। तो ये मागा या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए जो है पूरी दुनिया पे अब वार कर रहे हैं, और जिस तरीके से पूरे दुनिया में लोग परेशान हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट सब लेके, ये किसी की बात मानने को तैयार नहीं। ये खुद कहते हैं कि मुझे इंटरनेशनल लॉ की परवाह नहीं है, यूएन चार्टर की परवाह नहीं है, मुझे जो अच्छा समझता है मैं वही करूंगा बोल के ये मिलिट्री जनरल्स की भी बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन अगर ये लड़ाई जारी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो किसी की नहीं सुन रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आने वाले 10-15 दिन में संजीव श्रीवास्तव जी, कितना बड़ा खतरा पूरी दुनिया के सामने है, इंक्लूडिंग भारत, क्योंकि होर्मुज पूरी तरीके से बंद है, एलपीजी सप्लाई ठप है, ऑयल सप्लाई ठप है, और अमेरिका को किसी की नहीं पड़ी। देखिए विवेक जी, ये जो क्राइसिस है
ये जो युद्ध है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत ही लंबे समय का मैं चलने वाला एक कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर इसको देख रहा हूँ, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है। विश्वास का संकट ही नहीं बल्कि अविश्वास की एक गहरी खाई पैदा हो गई, और इस खाई को पाटना इतना आसान नहीं होने जा रहा। और इसके लिए जाहिर है कि जो बेसिक जो इश्यूज हैं उसके ऊपर कोई झुकने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो जिस तरीके की सोच इसराइल के प्रति रखती रही है 28 फरवरी के पहले, वो आज भी कायम है। आज भी वो स्टेट ऑफ इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको जो है वर्ल्ड मैप से मिटाने की बातें सोचते हैं, और आतंकवाद को अभी भी वो अपना सपोर्ट देते हैं। अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम की पॉलिसी रही वो आज भी कायम है। अभी आप देखिए तो जब ये बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी तो इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ के ऊपर जो हमले किए, ईरान ने तुरंत शर्त रखी कि पहले आप उसको रोकेंगे, उसके बाद ही बातचीत होगी। तो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, वो सारे के सारे ईरानियन टेरर प्रॉक्सीज रहे हैं। और ये बात मैं कैप्टन साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो युद्ध है इसेंशियली अगर देखें तो इसकी जो शुरुआत है वो 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, और ये जो वर्तमान समय की जो स्थिति है वो इस पूरे जो सिचुएशन 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई उसका एक कल्मिनेशन है, एक बहुत ही बड़े रूप में सामने आई है। क्योंकि जिस तरीके से 2007 से जो हमास का जो शासन गाजा पे चल रहा था वो 2023 तक वो चलता रहा, और इसराइल ने उस दौरान कोई दखल नहीं दिया। यहाँ तक कि उसके पहले भी अगर आप जाएं तो इसराइल का जो गाजा पे ऑक्यूपेशन था उसने उसको छोड़ा भी था, और एक तरह से वो हमास के साथ एक तरीके का मैनेजमेंट करके चल रहा था। सब्सिडीज दी जाती थी, गाजा के लोग आते थे, इसराइल में काम धंधे करते थे, वापस लौट जाते थे, हर तरीके की सुविधाएं भी दी जाती थी। और इस तरीके की सोच जरूर इसराइल के अंदर भी थी कि हमास के साथ एक तरीके का मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि अब ये शासक है, अब ये आतंकवादी अगर ये अपने मंसूबे त्याग दे तो इसके साथ रहा जा सकता है। इस तरीके की सोच के साथ इसराइल जरूर उसने पूरी कोशिश की 2007 से 2023 तक। साथ ही साथ अब्राहम एकॉर्ड्स जो 2020 में साइन हुए थे, उसके बाद जो ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में जो संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें सऊदी अरबिया भी इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के बारे में विचार कर रहा था। यूएई ने, बहरीन ने और कई अन्य राष्ट्रों ने इसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया था। लेकिन जो 7 अक्टूबर को ये जो हमला हुआ इसराइल के ऊपर, उसके बाद से वो सारी जो ट्रस्ट बिल्डिंग का जो प्रोसेस था उस पर बहुत ही जबरदस्त कुठाराघात किया गया। 1200 लोगों को एक दिन के अंदर ही मार देना, व्हील चेयर पर बैठे हुए बुजुर्गों को, छोटे छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, हर तरीके से उनको प्रताड़ना दी गई और 250 लोगों को उठा भी ले गए। तो ये जो पूरी स्थिति थी वो जाहिर है कि शुरुआत उस दिन हुई थी, और उसके बाद इसराइल ने हमास के विरुद्ध, हिजबुल्लाह के विरुद्ध, हुती के विरुद्ध कार्रवाइयां शुरू की। लेकिन जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है वो इन टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी वो पूरी तरह से स्पॉन्सर और सपोर्टर रहा, और उसको लेकर के इसराइल और अमेरिका की आशंकाएं हमेशा से रही हैं। और जैसे कि मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूं विवेक जी, कि चाहे वो जिमी कार्टर रहे हो 1979 में जब इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ था, या उसके बाद से जितने भी राष्ट्रपति रहे हो, सभी ने ईरान की इस्लामिक रिजीम को एक हिट करने के बारे में सोचा कि उसके विरुद्ध कैसे कार्रवाई की जाए। क्योंकि यूएस ईरान की जो संबंध है वो शत्रुतापूर्ण रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल के जो नारे इत्यादि लगते हैं वो भी अमेरिका और इसराइल को हॉन्ट करते रहे। तो ऐसे में ये जो संकट है वो बहुत ही ज्यादा जटिल है, और इसमें बातचीत की प्रक्रिया तो चल रही है, और ये बातचीत की प्रक्रिया चलेगी भी। और मेरा मानना है कि ये जो इंटरेक्शन है रहेंगे, लेकिन कोई डील हो पाना, और एक ऐसी डील हो पाना कि जिसमें दोनों सेटिस्फाइड हो, ये एक लंबा प्रोसेस दिखाई देता है। क्योंकि ईरान ने आज भी अपने रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया है। 28 फरवरी के बाद से इसराइल के बारे में, आतंकवाद के बारे में या न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कोई चेंज मैं नहीं देखता। और वहीं अमेरिका का भी जो रुख है बहुत ही हार्ड एंड है कि वो डील होगी तभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड हटाएंगे, या सैंक्शंस तभी हटाएंगे जब कोई ईरान डील करेगा, या अनेक ऐसी शर्तें हैं कि जिसको की लेकर के दोनों के बीच में गहरे मतभेद हैं। तो इसी वजह से बातचीत के प्रयास तो जरूर चल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सफलता, कोई बड़ी सफलता की मैं संभावना कम देखता हूँ। और संभव है कि अगर कोई बातचीत पहले तो ये है कि होगी भी या नहीं होगी, लेकिन अगर कोई होती है तो वो विफल भी हो सकती है, इस बात की भी संभावना है। और इस बात की भी संभावना, मैं इस बात की एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स फिर से शुरू हो सकते हैं। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और भारत को इन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए
जो एक नेचुरली बिल्ड पॉइंट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक इंटरनेशनल वाटर्स है, उस पर इस तरीके का ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड करना ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आवाज उठानी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूएन में जाकर बातचीत क्यों नहीं हो रही है, यूएनएससी में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो आपने कही कि अगर डील नहीं हुई तो क्या होगा, कुछ पॉइंट्स मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा जिस पर मैं शरद कोहली जी का जवाब चाहूंगा। जापान और दक्षिण कोरिया अपनी ज़रूरत का 95% ऑयल इसी रास्ते से मंगवाते हैं। इनके पास स्ट्रेटेजिक भंडार है, लेकिन जंग लंबी चली तो ये भंडार ख़त्म हो जाएंगे। वियतनाम 85% तेल कुवैत से लेता है, पाकिस्तान 40% ज़रूरतें और 99% LNG खाड़ी से पूरी करता है। भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदार हैं, अपनी ज़रूरत का 80% तेल आयात करते हैं। तेल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी अगर भारत में होती है तो 0.3% का जो GDP स्लो डाउन है वो हो सकता है। दिवालियापन का खतरा किन देशों पर है? श्रीलंका, मिस्र और जो कि इजिप्ट है और उज्बेकिस्तान। सरकार यहां पर भारी सब्सिडी देती है जिनकी वजह से 2026 में इनके डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ गया है। मंगोलिया और जॉर्डन। खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर कौन से असुरक्षित देश हैं? फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया। डीजल की कीमतों की वजह से सिंचाई खेती की लागत बहुत बढ़ रही है जिससे फूड क्राइसिस पैदा हो रहा है। ब्राजील उर्वरकों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है और यह प्रॉब्लम तो फर्टिलाइजर वाला तो अपने साथ भी है, अपने देश में भी है। यूरोप में ऊर्जा असुरक्षा और मंदी का दौर शुरू हो सकता है। आप पूरे ओवरऑल सिनारियो को देखेंगे तो मुझे एक बहुत बड़ा खतरा आने वाले 10-15 दिन के अंदर दिख रहा है अगर इसको जल्दी से अंडर कंट्रोल नहीं लिया गया, दुनिया के सारे देश एकजुट नहीं हुए, जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं। शरद कोहली जी, देखिए, आपके पैनल में कुछ लोग हैं जो बहुत बैलेंस्ड व्यू रखते हैं और मैं भी एक तरफा नहीं बोलना चाहता हूं। ईरान ने हमारे जहाजों पर हमला किया है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। ईरान चाहे गलती से हुआ या जैसे भी हुआ, जानबूझ के हुआ। पर इस सारे मसले में सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की बुद्धि ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर अभी भी मेरे सह पैनलिस्ट ये मानते हैं कि उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक है और वो एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और वो जो भी निर्णय लेते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो बार बार हर घंटे पलटी मारते हैं वो सब नॉर्मल होता है, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं क्या, पूरी दुनिया सहमत नहीं है और पूरी दुनिया के अमेरिका में खुद लोग सहमत नहीं है। उनके इम्पीचमेंट का खतरा बन गया है। ये सच है कि दुनिया का हर बीतता हुआ दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर चोक रहता है, हर बीतता हुआ दिन दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए कष्टदायक हो जाएगा। भारत ने अपना 40 से ज्यादा देशों से हम इस समय अपनी एनर्जी नीड्स पूरी कर रहे हैं। हम कच्चे तेल की बात करें तो हम अल्जीरिया से ले रहे हैं, हम अफ्रीका से ले रहे हैं, हम रशिया से ले रहे हैं, वेनेजुएला से ले रहे हैं, हम इतनी जगह से ले रहे हैं। पर बहुत बड़ी मात्रा अभी भी हमारी मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है। हमारे रिजर्व्स हैं यहाँ पर, हम रिजर्व्स के सहारे चल रहे हैं। LPG का संकट आज भी, मुझे लोगों ने बताया कि आज भी लोगों को, खासकर रेस्टोरेंट्स वालों को ब्लैक में लेना पड़ रहा है और कुछ रेस्टोरेंट्स को नहीं मिल रहा है। तो कितना, हालांकि हमने अपनी प्रोडक्शन को अब 60% तक कर दिया, यानी कि 60% तक LPG अब भारत में बन रहा है। तो मेरा जो मेन मुद्दा ये था विवेक, कि किसी एक व्यक्ति की वजह से, और जहां तक आप खतरा कहते हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ईरान वगैरह वगैरह, इनके अपने जो कैंट जो है, इनके नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो हेड थे, उन्होंने इस बात की स्टेटमेंट दी कि हमें कोई खतरा नहीं है ईरान से। आप अगर किसी को जाके छेड़ेंगे और उसको जाके जबरदस्ती आप प्रोवोक करेंगे तो वो रिटेलिएट करेगा ही करेगा। और इस युद्ध ने, देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, ज्यादातर दुनिया के लोग ये बात बोल रहे हैं, जब ये शुरू हुआ था तो इसमें ईरान विलेन था और हीरो ऐसा माना जा रहा था कि हीरो ट्रंप और नेतन्याहू है। इस समय दुनिया भर में ये परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। जिस प्रकार से ईरान ने जवाब दिया है और ट्रंप साहब जो हम सभ्यता खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, और जहां तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, मैं यूनाइटेड नेशंस की ना कोई ताकत है ना उसकी अब कोई बात सुनता है। आई थिंक यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल अपना कामकाज के मामले में बिल्कुल जीरो हो चुका है, उसकी कोई इस समय सुनता नहीं है। उनके सेक्रेटरी जनरल तो कई दफे बयान दे चुके हैं, मुझे नहीं लगता उस बयान को किसी ने नोट भी किया है या कब दिया गया, इस बात का भी याद है। तो ये जो है, ये युद्ध घमासान यहां से हो सकता है, इस बात से मैं सहमत हूं। सिर्फ इस वजह से ज्यादा घमासान हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ना किसी की सुन रहे हैं और ना किसी एक बात पर टिक रहे हैं। जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है वो ट्रस्ट लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका है। उनकी बार बार पलटी मारने से
ईरान क्या, बाकी की दुनिया को भी विश्वास नहीं है। सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। तो मुझे लगता है एक ही व्यक्ति को अगर सद्बुद्धि आ जाए तो ये युद्ध का कहीं ना कहीं कोई परिणाम निकल सकता है। कभी उनको यूरेनियम चाहिए, कभी रेजीम चेंज चाहिए, कभी उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला चाहिए, कभी तीनों चाहिए, कभी कुछ भी नहीं चाहिए। कभी कहते हैं स्ट्रेट ऑफ ट्रंप नाम रख दीजिए, कभी कहते हैं मैं वापस जा रहा हूं, मुझे अपने आप खुलवा लो जिसको खुलवाना है। तो और अपने देश में उनकी महंगाई बढ़ रही है, ये उनकी मजबूरी है। भले ही अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है, पर $1.06 विवेक वहां पर इस समय इन्फ्लेशन बढ़ चुका है और अमेरिका की जनता त्रस्त है। कीमतों से वो लड़ाई नहीं कर सकते, वो सप्लाई से तो लड़ सकते हैं, यानी कि सप्लाई को उनको बाकी के देशों की जरूरत नहीं है क्रूड की, परंतु कीमत का क्या करेंगे? कीमत तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तय की जाती है और अमेरिकी जनता में त्राहिमाम इस समय हो रहा है। अमेरिकी जनता को वीकली सैलरी मिलती है, उनके बजट पहले से प्लान्ड होते हैं, उसमें $10 भी इधर उधर होते हैं ना, तो उनका बजट हिल जाता है। और ट्रंप साहब को ये फीडबैक वापस मिल रहा है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, प्राइमरी शुरू हो चुके हैं, उनको समझ आ गया कि इलेक्शन में हार जाऊंगा और अगर मैं हार गया तो मुझे यहां से इंपीच कर दिया जाएगा। ना घर के हैं, ना घाट के हैं, ना यहां से निकलने लायक है, ना यहां से लड़ने लायक है। इसीलिए बार बार कभी वैंस आ रहे हैं, कभी वैंस नहीं आ रहे, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी वो कर लो। एक खेल की तरह बना दिया है दुनिया की अर्थव्यवस्था को दांव पे लगा के। एक ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति के दिमाग पर दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, सोने चांदी की कीमतें, क्रूड मार्केट, और ट्वीट कर करके आपने बहुत पते की बात करी विवेक, मैं इस पे बोलना चाह रहा था। एक लॉबी है वॉल स्ट्रीट में जो कि जिसको पहले पता लग जाता है कि ये वॉल स्ट्रीट में कमोडिटी मार्केट में कॉमेक्स बोलते हैं, जिसको पहले पता लग जाता है कि क्या अब नई घोषणा होने वाली है, उससे पहले वो अपनी शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस खड़े कर लेते हैं और बिलियंस और बिलियंस डॉलर बना के निकल जाते हैं। आज पता लगा कि उनकी $1 बिलियन नेटवर्थ थी ट्रंप साहब की जब वो आए थे, आज वो $6.4 बिलियन हो चुकी है। 6.4 है, 7.4 है सर, 7.4 7.4 है। चलिए आपने उनको और अमीर बना दिया। तो क्या अमेरिका में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है? क्या अमेरिका की सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, हिंडनबर्ग, जी हाँ, हिंडनबर्ग के टाइम पे कितना हंगामा मचा था, आपको याद होगा। आज कोई देखने वाला नहीं है वहां पर सिक्योरिटी एक्सचेंज, जैसे भारत में सेबी है, वहां पर एसईसी है। यही अमेरिका, एसईसी को इनसाइडर ट्रेडिंग का इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए विवेक? बिल्कुल सही बात है सर। और यही अमेरिका कहता था यूक्रेनियों के खून के से हिंदुस्तानियों के हाथ रंगे हुए हैं क्योंकि वो रशियन ऑयल ले रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप के हाथ नहीं रंगे हुए ईरानियों के खून से और दुनिया भर के लोगों के, जो बच्चियों से, स्कूल की बच्चियों से, प्राइमरी स्कूल की बच्चियों से हाथ रंगे हुए हैं। बहुत शर्म की बात है। कैप्टन चाम, सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने कहा ईरान को कि देखो, तुमने सेलेक्टिव ट्रीटमेंट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया और कहते हो कि सभी को हम विजिट करेंगे और मेरे रास्ते से जाओगे और दूसरे रास्ते से निकलोगे। उस पर उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि तुम कौन होते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरह से रोकने वाले। लड़ाई करने की बात कर दी उसने। 40 दिन का अटैक करने के बाद जब आया और रोक दिया तो फिर कहा तूने नया क्या खेल खेला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। तो उसने कहा नहीं, मैं 2 रास्ता बना के इसको रोक के रखूंगा और उसमें मैं जिसको चाहिए उसको जाने दूंगा। तो इस पर अमेरिका ने ऑब्जेक्ट कर दिया और बोला मैं लीगल राइट्स के साथ ब्लॉकेट लगा देता हूं। और ब्लॉकेट में मैं एक बात क्लियर करना चाहूं सभी को कि अमेरिका ने बहुत क्लियरली कहा है कि अगर ईरान ने कह दिया कि मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, तो जो मेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे शिप्स गुजरेंगे, ना कि वो लड़ाक के आइलैंड से गुजरेंगे जहां उनको आईआरजीसी तंग करेगा। तो उस जो मेन में अभी माइंस लगे हुए हैं। तो हुआ है क्या, देखिए पहले समझिए। ईरान को कहा गया है कि तुम्हारे जो बंदर कस्क, बंदर अब्बास, बुशहर और तुम्हारे खुर्रम शहर, तुम्हारा जो आइलैंड है तुम्हारा खर्ग का, इन पर कोई नहीं जाएगा, इनसे कोई बाहर नहीं आएगा। और पूरे विश्व में जहां भी तुम्हारे शिप्स होंगे जो वॉर बेजिंग कैपेसिटी में कंट्राबैंड लेके जा रहे होंगे, जिसको श्रीलंका के पास किफानी को उन्होंने जो फायरिंग की है ईरानी शिप्स पे, ये उस कानून के तहत की है कि पूरे वर्ल्ड में तुम रिफ्यूज नहीं ले सकते हाई सी में, इंटरनेशनल वाटर्स में। ये ब्लॉकेट का हिस्सा है। तो वो कर रहा है और इफेक्टिव है बाय द वे, ट्रंप की माने, और मैं भी मानता हूं कि वो इफेक्टिव है क्योंकि ईरान निकल रहे थे जी। इसको सर, हमारे जहाज तो निकल रहे थे, हमारा गैस तो आ रहा था, हमारा तेल तो आ रहा था। नहीं, गलत है सूचना है। हमारे तेल को कोई भी नहीं रोकेगा, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। हमारे शिप में जो फायरिंग हुई है, छुटपुट घटनाएं हुई है, उसको संभाला जाएगा। ये हो सकता है एब्रेशंस होगा जब जहाज मारे जाते हैं। कुवैत को मैंने बताया था आपको, कुवैत के टैंकर को इसी हॉर्मुज से 14 अप्रैल को ले जाते हुए, एस्कॉर्ट करते हुए अमेरिकन शिप ये जो है यूएसएस रॉबर्ट, वो मैन से टकराया
और बुरी तरह जख्मी हुआ। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन अर्शविल करते हुए ईरानियन शिप्स को मारा था। तो ईरानियन एयरक्राफ्ट 655 पूरी तरह से गिर गया, सारे सिविलियंस मारे गए। ये होता है वॉर में, कोलैटरल चीजें होंगी, खासकर समुद्र की लड़ाई। जबकि आप IS ट्रैकर बंद करके चल रहे हो, डार्क शिप जा रहे हो, कोई किधर से जा रहा है पता नहीं है। तो 3-4 दिन 5 दिन जो हुए हैं ब्लॉकेड, उसमें काफी कुछ हुआ है। देखिए, न्यूट्रल शिपिंग को नहीं तंग करना उसका जरूरत है, उसके बिना वो ब्लॉकेड को नहीं मानेगा। कल को जब घटनाएं माने जाएंगी लीगल कानून के हिसाब से, तो एक भी न्यूट्रल शिपिंग को वो नहीं, उसको फैसिलिटेट करना है, उसका काम है। तो क्या इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है? मैं इसका जवाब चाहूंगा पाशा सर से। पाशा सर, क्या यूएस इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है यहाँ पर, जिसके वो आरोप लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहा है अमेरिका। अमेरिका कौन होता है ईरान का ब्लॉकेट करने वाला? किस बेसिस पे वो ब्लॉकेट कर रहे हैं? क्या वो UN को गए थे या US कांग्रेस में गए थे या कोई इंटरनेशनल लॉ या मैरीटाइम लॉ के तहत ब्लॉकेट कर रहे हैं? एक देश उनका साथ कोई नहीं दे रहा। देखिए, असल जंग हमारे जो कुछ पैनलिस्ट बोल रहे हैं अक्टूबर 2023 से हुई, ये अक्टूबर 2023 से नहीं हुई है। ये 79 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तब से अमेरिका जो है रेजिम चेंज कर रहा है। कार्टर ने प्रयास किया, रीगन ने किया, बुश ने किया, और उसके बाद वहाँ की लीडरशिप को कई बार उड़ा दिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को। और उसके बाद न्यूक्लियर इशू लेके सैंक्शंस लगाए, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और दूसरे वगैरह सब IAEA से भी सैंक्शंस लेके। देखिए, लगातार ये ईरान पे दबाव डाले हैं रेजिम चेंज के लिए। तो ईरान ने ऑफेंस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डिफेंस बोल के अपना एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस बढ़ाया। हिजबुल्लाह जो है 82 के बाद आया है और हमास जो है 87 के बाद आया है। तो आप लोग, कुछ लोग जो बोल रहे हैं हमास के हमले के बाद 2023 से हुआ, ये बिल्कुल सरासर गलत है। रेजिम चेंज पहले से अमेरिका और इजराइल दोनों कर रहे हैं। 95 में नेतन्याहू ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में यूनाइटेड नेशन में बनाया था। क्लीन ब्रेक के तहत 7 कंट्रीज का रेजिम चेंज का एजेंडा बनाया गया था। 9/11 के बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, इराक को, लिबिया को, सीरिया को, ईरान का और यमन का वगैरह सब। ये लगातार सिलसिला मतलब हमास के अटैक से इसका कोई लेना देना नहीं है। रेजिम चेंज की कोशिश इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही हो रही थी जी। पिछले 45 सालों से रेजिम चेंज वही कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। तो ब्लॉकेड ये इसका हिस्सा है। ये अमेरिका जो है वो रेजिम चेंज का ही पार्ट है जी। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हो? शरद कोहली जी आपके पास आ रहा हूँ जी। संजीव जी, पहले तो ये मैं कहूंगा कि जो रिजीम चेंज है, ये तो ये इस्लामिक जो शासक हैं अभी ईरान के, उन्होंने 1979 में की। पहले तो रिजीम चेंज उन्होंने खुद की, और एक अमेरिकन एम्बेसी का जो सीजर 444 दिनों का किया, 66 अमेरिकियों को बंदी बना करके रखा, और उसके बाद अपेक्षा ये करेंगे कि अमेरिका आपके साथ जो उसी तरीके का संबंध रखे जैसा कि इस्लामिक रिवोल्यूशन के पहले रख रहा था। तो ये नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल सच है। जिमी कार्टर ने भी ऐसा ही सोचा और सारे राष्ट्रपतियों ने ऐसा ही सोचा। और वहीं जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है, उसका जो इजराइल के प्रति जो एक भावना रहती है, होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं, इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की बातें सोचते हैं। और ये जो एक्सिस ऑफ सर इकोनॉमिक स्लोडाउन, विद ड्यू रिस्पेक्ट संजीव सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट संजीव सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इकोनॉमिक स्लोडाउन से जो हजारों लोगों की जान जाएगी, वो होलोकॉस्ट नहीं माना जाएगा क्या? नहीं, एक मिनट में ये बात अपनी कंप्लीट कर लेंगे वीर जी। ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जो बातें हो रही हैं, ये तो आतंकवाद है, आतंकवादी संगठन है ये सारे। और एक तरफ हम जब पाकिस्तान के आतंकवादियों की आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, उसके खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि सऊदी अरबिया, बहरीन, UAE जैसे राष्ट्र इजराइल के साथ इंटरेक्शन रख सकते हैं, तो ईरान की इस्लामिक रिजीम क्यों नहीं रख सकते? आखिर ईरान की इस्लामिक रिजीम इजराइल से इतनी नफरत क्यों करती है? जब UAE जैसा राष्ट्र उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, इजराइल को, बहरीन रिकॉग्नाइज कर सकता है, अब्राहम एकॉर्ड्स के तहत जो है एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन शुरू हो सकता है, I2U2 का इनिशिएटिव सामने आ सकता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव सामने आ सकता है। तो उसको डिसरप्ट करने के लिए आप इजराइल पर हमले करेंगे और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि ये जो सारा कुछ जो है दूसरों ने किया है, ये तो बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है, बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो इस तरीके की जो हैट्रेड है, उसको जब तक त्यागा नहीं जाएगा, इजराइल के प्रति
जो ईरान की इस्लामिक रिजीम की जो भावना है वो जब तक बदलेगी नहीं, जब तक उसमें संशोधन वो नहीं लाते, कंस्ट्रक्टिव चेंज नहीं करके लाते, सऊदी अरबिया, बहरीन, यूएई की तरह से वो व्यवहार करके नहीं दिखाते, तब तक मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा और ये युद्ध की प्रक्रिया भले से थोड़ा सीज फायर हो जाए। मैं इसका नुकसान बहुत बड़ा देख रहा हूं सर। आप ये बेशक कह रहे हैं कि युद्ध चलता रहेगा, लेकिन मैं जो इसका इम्पैक्ट देख रहा हूं ईरान और अमेरिका के बजाय वो बहुत डिवास्टेटिंग देख रहा हूं, बहुत खतरनाक देख रहा हूं आने वाले 15-20 दिन के अंदर ही। एक सेकंड में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं अंत में इस बात को कहना चाहता हूं, सारी समस्याओं का समाधान है डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन। जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की शैतानी सोच है उसको त्यागना होगा, और जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की आतंकी शैतानी सोच को जब तक आप नहीं त्यागेंगे, डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक दुनिया में शांति नहीं होगी। ठीक है, कोहली जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कोहली जी, शरद कोहली जी। देखिए, संजीव ने अच्छी बात कही। आतंकवाद का यहाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आतंकवाद की हमेशा ही भर्त्सना होगी। यहाँ पर बात हो रही है सनक की, जिसको सनक कहते हैं, उसको अंग्रेजी में एक्सेंट्रिज्म कहते हैं, उसकी बात हो रही है। और एक और आपको जानकारी दे दूं, मेरे ख्याल आपके पास तो खैर होगी, शायद दर्शकों के पास नहीं हो, कि अमेरिकन राष्ट्रपति जब कहीं हमला करते हैं तो उनके पास 60 दिन की पावर होती है, 60 डेज की पावर होती है अपने आप से निर्णय लेने की कि वो किसी देश पर हमला करने जा रहे हैं। 60 दिन जब पूरे हो जाते हैं, और 60 दिन 29-30 अप्रैल को ये पूरे हो जाएंगे। जब वो 60 दिन पूरे हो जाएंगे, उनको वापस कांग्रेस और सेनेट के पास जाना पड़ेगा, वरना इस युद्ध को रोकना पड़ेगा, ऐसा अमेरिका का संविधान कहता है। क्या ट्रंप साहब 29-30 अप्रैल को अगर ये युद्ध फिर से शुरू हो जाता है या यही परिस्थिति बनी रहती, क्या इसको रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। क्या वो संविधान के जैसे जो कैपिटल हिल का वो मंजर याद होगा हमारे सारे पैनलिस्ट को, जब वो इलेक्शन हारे थे, ही इज अ वेरी बैड लूजर, ये सब जानते हैं हम, और क्या वो संविधान को फिर दरकिनार करते हुए वो इस युद्ध को जारी रखेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शरद कोहली जी आपने रेज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन भी आपने दी है, इसको देखना होगा और देखना होगा कि इस टाइमलाइन में जो अभी बच रहा है समय उसमें क्या होता है, इस पर हमारी नजर आएगी। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे चांस पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।